नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य लगाएं और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोर अवस्था। तो भाई लोग, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ पर हम देखें, जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, ये हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई लोग, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, जहां पर भी लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाए तो यहां पर राइट आंसर अपना होगा जेंडर पक्षपात का। ठीक है, मतलब लिंग पक्षपात का। ओके, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए, बच्चों को जेंडर रूढ़िवादिता एवं उसमें बदलाव करने के लिए सबसे अच्छा होगा जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, बच्चों को समाज में फैली भ्रांतियों को अस्वीकार करने का और सभी के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करने में आसानी होगी। ठीक है, यदि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा की जाएगी तो। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो देखिए, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए बच्चों के क्या है, उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। किसने दिया भैया? तो लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव का को महत्व दिया है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बच्चे का जो विकास है वह सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखिए, जो लेव वाइगोत्स्की भैया, यदि स्वयं से वार्ता करता है कोई, स्वयं से वार्तालाप,
तो लियो वाइगोत्स्की उसे संबोधित करते हैं व्यक्तिगत वार्ता से। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ये व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या फिर पाठ या फिर ढांचा। ठीक है, पाठ या ढांचा एक ही बात है। तो देखिए भाई, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए, छात्र के संज्ञानात्मक विकास के लिए एक अध्यापक अथवा अनुभवी सहयोग की आवश्यकता होती है भाई लोग, जिसे कहा जाता है पाठ ढांचा या फिर इंग्लिश में कहा जाएगा इसे स्कैफोल्डिंग। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और आप सभी लोग सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करेंगे या कॉपी में नोट करेंगे और आप चेक करेंगे आपका स्कोर कितना रहा है। चलिए, यहां पर बोला गया है निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई मेरे, वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ, संरक्षण और कक्षा समावेशन। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसका समय कितना होता है भाई मेरे, 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। कहा गया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन अधिगम, अनुबंधन या फिर प्रबलन। तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे की संरचना कौन सी है? स्कीमा। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो हम बच्चों का आकलन करते हैं भाई, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भाई मेरे, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? अब देखिए, यहां तो भैया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे साथियों ने बोला है सर इसमें टाइम लगता है तो सारे ऑप्शनों को मत पढ़ना, लेकिन फिलहाल भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं सारे ऑप्शनों को जब पढ़ता हूं जब अच्छा रहता है कि सीधा आंसर बताऊं जब अच्छा रहता है। आप इसका विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो भाई मेरे, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, सृजनात्मक विचारक। देखिए, सृजनात्मक विचारक किसी समस्या का एक से अधिक समाधान के बारे में विचार करते हैं जो कि उनके मौलिक विचार होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित शिक्षार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए?
देखिए भाई, यदि अधिगम प्रक्रिया में जो वंचित समूह के विद्यार्थी हैं उनकी कक्षा शिक्षण में सहभागिता कम हो रही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई मेरे? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? नहीं। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? नहीं। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए? नहीं। ऑप्शन डी यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने लिखा नहीं था पहले। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? बल्कि शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। भाइयों, यह जो पेपर है इस सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर है। ठीक है, ये सारे प्रश्न क्या है? सीटेट दिसंबर 2019 में आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कहा गया है? एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के साथ है जाएगा। ठीक है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सदैव सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चों का जो अधिगम भैया वो सुचारू रूप से हो सके। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए यहां पर एक शब्द आया है पठन वैफल्य। भाई मेरे, इसका अर्थ क्या होता है? क्या आपको मालूम है? इसका अर्थ होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं डिसलेक्सिया क्या होता है भैया? पठन अक्षमता से संबंधित होता है। तो यहां पर राइट आंसर में देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा प्रवाह है पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आप सभी को पता है भैया, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न देता हूं हल करने के लिए, तो आपको इसका आंसर भैया हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बाद में मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ही अलग से बता दूंगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है? नहीं। प्रबलन पर आधारित है? नहीं। अनुबंधन पर अर्जित है? नहीं। बल्कि संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम है ये प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। राइट आंसर यहां पर भैया मेरे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? क्या है? अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए भाई? तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि भाई सहज अनुभूत सिद्धांत के अनुसार किसी विषय को उदाहरण पढ़ने से बच्चों को उस विषय के बारे में समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे सहज अनुभूत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो सहज अनुभूत सिद्धांत में क्या करना चाहिए भैया? उसे उदाहरणों को आप यहां पर सहयोग लेना चाहिए। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है?
देखिए छात्र केंद्रित मतलब क्या है, जो छात्र के अनुसार चले, अर्थात यहां पर हम देखें ऑप्शन बी में क्या है, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, ये होगा हमारे यहां पर करेक्ट आंसर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या होगी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं, पूर्णतया अलग, भैया अलग तो नहीं है, संबंधित नहीं है, ये गलत है, स्वतंत्र नहीं है, ये भी गलत है, बल्कि जो संज्ञान है और संवेग है एक दूसरे से कैसे हैं, सन्निहित हैं। यहां पर राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि भाई जो संवेगों का नियंत्रण है संज्ञान से होता है, वही कहा जाए संज्ञान के बिना संज्ञान बिना संवेगों के असंभव है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। हो सकता है बहुत सारे साथियों को यह प्रैक्टिस सेट कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मेहनत करना है, ठीक है, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहां पर हम देखें अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। यहां पर राइट आंसर हमारा यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों को अध्ययन का विज्ञान कहा गया है और इसमें व्यक्ति अपनी मनोदशा का स्वयं अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को विलियम विंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए इसके लिए व्यक्ति को सक्रियात्मक आधार पर अधिगम से जुड़ना होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं, बताइए यहां पर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो भैया यदि आप शिक्षक के द्वारा उदाहरण सहित विषय की व्याख्या करने में विद्यार्थियों को उस विषय पर सही अवधारणाओं का प्रोत्साहन मिलता है, क्या है भैया, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देता है तो इससे क्या है, बच्चों को उस विषय पर सही अवधारणा बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। देखिए बाकी में आप देख सकते हैं भ्रांतियां, ये तो हो नहीं सकता, समझ में अभाव पैदा नहीं, ठीक है, इस तरह से भी आप सारे ऑप्शनों को काट सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए भैया, यदि आप बच्चों को लगातार पुरस्कार या दंड देंगे तो इससे क्या है, जो बच्चे हैं भैया इनमें क्या होगा, स्वाभाविक रूप से ये पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, ठीक है, और जो जिज्ञासा है पढ़ने के प्रति वो भी कम हो जाएगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। देखिए भैया, जो सार्थक अधिगम है इसमें छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है, ठीक है, और विषय से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के दौरान ही उनका लगातार मूल्यांकन किया जाता रहता है, जिससे उनके विचार को सही समय पर नियंत्रित किया जा सके। यही होता है सार्थक अधिगम। तो देखिए शारीरिक दंड भैया, आप लोग बताएं क्या शारीरिक दंड सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा, नहीं देगा। मतलब जो यहां पर ए बी सी डी 4 विकल्प देख सकते हैं, यहां पर जिसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है वो तो आप काट दो, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी।
तो देखिए निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तो निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन इससे सार्थक अधिगम को बढ़ावा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए भी कट गया। हमारे पास क्या बचा 2 और 3, जो हमें ऑप्शन बी में दिया है ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यदि बच्चों के अंदर जो जटिल अवधारणा है तो बताइए शिक्षक उन्हें सहज कैसे कर सकते हैं। तो भाई मेरे यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। शिक्षक बच्चों को अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर जो जटिल अवधारणा है उनकी समझ को सहज कर सकते हैं, मतलब आसान कर सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, या फिर गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, या फिर भाई बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो देखिए भाई जो शिक्षिका है वह बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, वह बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करे और उसी के आधार पर बच्चों को विचार मंथन करने का अवसर दे। ठीक है, और जो भी अनुभव है वो भी आप उनके साथ शेयर करें। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो देखिए भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, सभी लोग इसका आंसर सोचें भैया क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर बता सकता है कोई। ठीक है, तो यहां पर हम बताएं जो करेक्ट आंसर है भाई मेरे वो ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। क्या है, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान जो शारीरिक वृद्धि है और विकास है तीव्र गति से होता है। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है, ये तो सही है, तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। तो देखिए ये तो क्या है, सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, एक गलत है। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि जो विकास है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समय समय पर भैया परिवर्तित होती रहती है। और बात करें हम आनुवंशिकता और पर्यावरण की तो ये दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं भाई, और यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जिसे सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, प्रभावित नहीं करता। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं इसका क्या कारण है, तो भैया इसका ये रीजन है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, इसी की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20-30 पर आते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप सभी कमेंट करना आपने कितना स्कोर किया है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो भैया किसी बालक के लिए जो परिवार है और पास पड़ोस है वह प्राथमिक संस्था होती है, लेकिन जो विद्यालय भाई, विद्यालय हो गया और मीडिया हो गया, ये क्या है भाई मेरे, द्वितीयक एजेंसी के उदाहरण होते हैं। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा।
ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई वो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।